हेलो एवरीवन, नमस्ते। जय सीताराम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है केवीएस सेकंड के लिए जो टीयर 2 है उसके लिए स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की जो सिलेबस वाइज क्लासेस हैं मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, विकलांगता का ऐतिहासिक परिदृश्य और विकलांगता की अवधारणा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का रहने वाला है हमारा, वो है जो राष्ट्रीय अधिनियमों के अनुसार है विकलांगता की परिभाषा और श्रेणियां। सिलेबस में जो है वो लिख रखा है विकलांगता की श्रेणियां। मैं आप लोगों को परिभाषाएं भी थोड़ी बता दूंगी इसमें, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अधिनियमों के अनुसार देखेंगे हम यहाँ पे राष्ट्रीय अधिनियमों के अनुसार विकलांगता की परिभाषा और श्रेणियां क्या है। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई भी व्यक्ति जो है स्वेच्छा से नहीं चाहता। क्या कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहेगा कि वो दिव्यांग हो जाए? कोई नहीं चाहता ना। हम में से देख लीजिए, या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो दिव्यांग हो। आज भी हमारे समाज में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति को हेय निम्न दृष्टि से, हीन दृष्टि से दोस्तों देखा जाता है। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति दिख जाता है तो लोग सोचते हैं पता नहीं इसने क्या ही कर दिया। वो इस तरीके से उसको सभी व्यक्ति जो है आसपास के देखेंगे, और उसके साथ जो है हर क्षेत्र में भेदभाव हमें देखने को मिलता है। समाज भी ऐसे बच्चे को जो है अन्य बच्चों जैसा महत्व नहीं देता, बल्कि समाज का जो है त्रिकृति अंग इनको समझा जाता है। इन बालकों की आवश्यकता एवं अधिकारों के प्रति लोग असंवेदनशील है, यानी इनके जो अधिकार और आवश्यकता है उन पर समाज इतना गौर नहीं करता, इतना ध्यान नहीं देता, बिल्कुल असंवेदनशील है। कोई किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता इन लोगों के प्रति नहीं दिखाई जाती। अतः दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। आज निःशक्त जनों को समाज में सम्मान, स्वतंत्रता समाज में इन लोगों को मिले, सम्मान मिले, इससे रिलेटेड जो है कई अधिनियम जो है हमारे समाज में बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत जो विकलांगता की श्रेणियां आती हैं उनको भी श्रेणीबद्ध किया गया है और परिभाषित भी किया गया है, ताकि इनकी पहचान हो सके विकलांगता के क्षेत्र। तो इस पे जो है 3 अधिनियम जो है मुख्य रूप से बने हैं, जिन पे अभी हम बात करेंगे। एक है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, डीएलएड किया है आपने उस दौरान। आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है, हिंदी में होती है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। उसके बाद में आता है अगला विकलांगजन अधिनियम 1995 पीडब्ल्यूडी, यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एक आता है दोस्तों एनटीए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। तो इनके अंतर्गत हम विस्तार से इनकी डिटेल्स देखेंगे। इसके साथ ही ये देखेंगे कि इनके अंतर्गत जो है कितनी डिसेबिलिटीज को रखा गया है, कौन कौन सी श्रेणियां इनके अंतर्गत डिसेबिलिटीज की हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए डिटेल में मैं आप लोगों को बताती हूँ। पीडब्ल्यूडी एक्ट की हम बात करें तो इसमें जो है संशोधन किया गया, और इसकी जगह भी हम वर्तमान में बात करें तो वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना दिया गया है इसकी जगह। और इसमें जो कितनी दिव्यांगताओं को रखा गया है 21 को, जबकि पीडब्ल्यूडी एक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें दिव्यांगता की कितनी श्रेणियां थी? सिर्फ 7 श्रेणियां थी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी है? 21 श्रेणियां। ये आप लोग याद रखना, अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी। यह अधिनियम जो है संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 में पारित हुआ। कौन सा? पीडब्ल्यूडी एक्ट। तथा 7
फरवरी 1996 को जो है लिपिबद्ध कर दिया गया। तब से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। अगला पेज देखिए। यह अधिनियम विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने और देश के उत्पादक नागरिक बनाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में इनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में जो करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी यदि हम बात करें तो ये आप लोग जो है जरूर से याद रखना, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके साथ में ये हमेशा जोड़ा जाता है। उसकी फुल फॉर्म पूछते हैं तो समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी समान अधिकार, समान अवसर, पूर्ण संरक्षण और भागीदारी जो है नॉर्मल पर्सन्स की तरह ही उन्हें भी दी जाए। यह इस बात पर जो है विशेष रूप से जोर देता है। कौन? जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है उसके अंतर्गत ये लाइन जो है स्पेशली लिखी गई है, तो इसको आप जरूर से याद रखना। उसके बाद में देखिए, यदि हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया इसके अंतर्गत जो है दिव्यांगता की 7 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। अभी 7 श्रेणियां कौन कौन सी है? एग्जाम में यदि हम एमसीक्यू की बात करें तो वो जो है इन 7 में से किसी 3 का नाम दे देगा। एक जो है आरपीडब्ल्यूडी वाली जो है उसमें से एक दिव्यांगता का नाम दे देगा। पूछ लेगा कि इनमें से जो है कौन सी पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत श्रेणी दिव्यांगता की नहीं बताएगी। इस प्रकार से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एनटीए वाली 3 दे दी, एक पीडब्ल्यूडी में से दे दी कि इनमें से कौन सी जो है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणी बताई गई है। किसी भी प्रकार से आप लोगों को जो है एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को नाम तो जरूर याद रखने ही हैं कि एनटीए में जो 4 श्रेणी है वो कौन कौन सी है, पीडब्ल्यूडी में जो 7 श्रेणी है उनके नाम क्या है, आरपीडब्ल्यूडी में जो 21 है उनके नाम क्या है। तो चलिए हम बारी बारी से इनके सभी के नाम देखते हैं। फर्स्ट देख रहे हैं हम पीडब्ल्यूडी के बारे में। एक आता है दोस्तों इसमें लो विजन यानी अल्प दृष्टि, जिन लोगों को कम दिखाई देता है। एक होता है दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस, यानी जिन व्यक्तियों को पूर्ण तरीके से दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड, पूर्ण तरीके से। एक होते हैं मानसिक मंदता, जिसका नाम चेंज करके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक क्लास में बताया था, फिर बता दे रही हूँ। आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है इसका नाम कर दिया गया है, वो याद रखना आप लोग। इसके अलावा आता है मानसिक बीमारी। मानसिक मंदता और बीमारी अलग अलग है। मानसिक बीमारी तो होती है दिमाग की कोई बीमारी हो जाए उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मानसिक मंदता क्या होती है? मानसिक मंदता होती है किसी का आईक्यू जो है दिमाग का, इंटेलिजेंस क्वांटेंट जो है कम हो, बौद्धिक क्षमता जो है किसी व्यक्ति की कम हो। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई बच्चा है वो 15 साल का है, लेकिन उसका दिमाग जो है एक 7 साल के बच्चे की तरह कार्य करता है, तो वो मानसिक मंदता हुई या बीमारी, वो मानसिक मंदता है। उसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसका आईक्यू कम होता है। उन बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, व्यवसायिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। मानसिक बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है दवाइयों की सहायता से। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें श्रवण बाधा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता, जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता, 60 डेसिबल या 70 डेसिबल उससे जो है कम जिनकी श्रवण बाधा, सुनने की शक्ति होती है, जो इससे कम का नहीं सुन पाते, वो श्रवण बाधा में आता है। गत्यात्मक निशक्तता, ये क्या होती है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी चलन अक्षमता होती है। जिन व्यक्तियों को चलने फिरने में दिक्कत होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक होता है कुष्ठ रोग मुक्त। कुष्ठ रोग जो एक प्रकार का रोग होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अभी आगे और बताऊंगी डिटेल में इन सभी के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को क्या याद करना है? यहाँ पे आप लोगों को याद करना है
पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत 7 श्रेणियां दिव्यांगता की कौन कौन सी हैं? इनका सभी का आप लोगों को नाम याद करना है। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, और इसके साथ ही अभी जो है आप क्लास देख रहे हो एंड तक जरूर देखना। पूरे कोशिश किया करो आप देख रहे हो उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर पाओ, ठीक है। कौन कौन सी है एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है अभी याद हो जाए। एक होता है अल्पदृष्टि, दृष्टिहीनता। दो तो हो गए दोस्तों देखने से संबंधित, अल्पदृष्टि, दृष्टिहीनता। दो हो गए मानसिक मस्तिष्क से संबंधित, जो है बौद्धिक अक्षमता कर लेना, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक बीमारी। एक हो गया सुनने से संबंधित, एक चलने से रिलेटेड और एक कुष्ठ रोग मुक्त। ये 7 जो श्रेणियां हैं वो आती है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत दिव्यांगता की। अभी आगे देखिए। सन 2016 में इस अधिनियम को जो है वर्तमान स्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित कर दिया गया। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि इसमें और भी डिसेबिलिटीज को जो है ऐड किया गया दोस्तों। और टोटल डिसेबिलिटीज कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई। पहले कितनी थी? 7। इसकी जगह रिप्लेसमेंट किसने ले लिया? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने पीडब्ल्यूडी की जगह। इस अधिनियम में विकलांगता को जो है परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निःशक्तता या विकलांगता से कम क्या हो? 40% तक ग्रसित हो। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिव्यांगता है उसके लिए कम से कम कितने प्रतिशत जो है व्यक्ति ग्रसित होता है, तब वो दिव्यांगता की श्रेणी में माना जाता है। तो वो होता है 40%। ये आप लोगों को याद रखनी है। अभी आगे देखिए। ये नोट्स जो है एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों को आगे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप लोग देखते नहीं इतनी लंबी, लेकिन फिर भी मैं एक एक टॉपिक ले रही हूँ। जैसे इससे पिछले वाले में मैंने अवधारणा ली, इसमें श्रेणियाँ ली, तो भी क्लास थोड़ी लंबी हो ही जाती है डिटेल में यदि हम नोट्स पे काम करते हैं तो। अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार हम बात करें कि इसमें जो है 21 डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, तो वो देखिए। एक है मानसिक मंदता। ये जो है पीडब्ल्यूडी में ऑलरेडी थी, जिसका मैंने बताया कि इसका नाम चेंज होके हो गया है आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता हिंदी में। उसके बाद में स्वलीनता। ये स्वलीनता जो है दोस्तों पीडब्ल्यूडी एक्ट में स्वलीनता नहीं थी। उसके बाद में आती है बहुविकलांगता। बहुविकलांगता क्या होती है? जिस व्यक्ति को एक से अधिक डिसेबिलिटीज हो, जैसे किसी के HIV हो, सुन भी नहीं सकता, प्लस VI भी हो, देख भी नहीं सकता, तो वो किस में आएगा? बहुविकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ऑटिज्म क्या होता है? कई बच्चे होते हैं जो गुमसुम होते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं हमेशा, वो स्वलीन बच्चे होते हैं, स्वलीनता की कैटेगरी में आते हैं। आगे हम बात करें, 4th नंबर है ब्लाइंडनेस, पूर्ण दृष्टिबाधिता। तो ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। लो विजन भी पीडब्ल्यूडी में आता है, आरपीडब्ल्यूडी दोनों में आता है। कुष्ठ रोग की हम बात करें तो ये भी जो है पीडब्ल्यूडी में था और इसमें भी है। आगे यदि हम बात करें तो आगे है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, जिनको सुनाई नहीं देता, बधिर बोल सकते हैं, तो ये भी पीडब्ल्यूडी में हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद में आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलन अक्षमता, ये भी पीडब्ल्यूडी में आता है। फिर आता है दोस्तों ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। बौनापन की यदि हम बात करें तो बौनापन की कैटेगरी में कौन से व्यक्ति आते हैं, तो स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैंने इस पे जो है बौनापन के जो है क्वेश्चन भी ऑलरेडी चैनल पे करवा दिए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
यदि आप लोगों को देखने हो केवीएस से रिलेटेड ही है वो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज, तो आप लोग देख लेना। तो होती है 4 फीट और 10 इंच से जो व्यक्ति इतनी लंबाई या इससे कम लंबाई का व्यक्ति हो वो ड्वार्फिज्म बोनापन की कैटेगरी में आता है। सेंटीमीटर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो 147 सेंटीमीटर या इससे कम की कैटेगरी में आता है, वो ड्वार्फिज्म के अंतर्गत जो है आता है। ये जो है आप आंकड़े एज इट इज याद रखना, एज इट इज सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, इसे हम मस्तिष्क का लकवा भी जो है बोलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तंत्रिका संबंधी जो होती है बीमारियां। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो सीखने से रिलेटेड होती हैं, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, वो इसमें आती हैं लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटी हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आती है इसमें, बोलने से संबंधित। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जो होता है दोस्तों एक रक्त विकार होता है, और ये जो है इंग्लैंड की महारानी के हुआ था विक्टोरिया, तो उनसे रिलेटेड ज़्यादा है ये हीमोफीलिया ए बी। इनकी जो नॉर्मल परिभाषा है कि ये पर्टिकुलर होते क्या हैं, ये अभी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगी, एंड तक देखना। फिर आता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल और एसिड अटैक विक्टिम को भी जो है इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पे मैं जो है आपको सिर्फ जो 21 डिसेबिलिटीज इसके अंतर्गत आती हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज। अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने नहीं की। यहाँ पे एक मैंने गलत लिख रखा है थोड़ा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे है मानसिक मंदता, MR यानी मेंटल रिटार्डेशन, जबकि यहाँ पे हम देखें 10th नंबर पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये तो इसी का जो नया नाम है वो हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी तो बहुविकलांगता होती है। मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता की बात कर रही थी मैं, मानसिक मंदता का नया नाम हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये तो इसी का नाम हो गया, तो ये तो 2 बार आ गई, एक डिसेबिलिटी 2 बार कैसे आ सकती है? तो इसकी जगह आप लोग याद रखना, यहाँ पे आएगा मानसिक बीमारी। ये मिसप्रिंटिंग हो गया है लिखने में मेरे से ही, तो आप लोग याद रखना। ये 21 डिसेबिलिटीज है जो RPWD एक्ट के अंतर्गत आती हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके समझाती हूँ। देखिए RPWD एक्ट के अनुसार परिभाषाएं और इनके लक्षणों की यदि हम बात करें, विजुअल इंपेयरमेंट यानी दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता हम उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति में जो है नीचे दी गई है इन दोनों में से एक भी स्थिति से ग्रसित हो, या तो दृष्टि का पूर्ण अभाव यानी पूर्ण रूप से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो हुआ ना ब्लाइंड, दृष्टिहीनता हो गई। एक होता है कि अच्छी आंख में चश्मे तथा कॉन्टैक्ट लेंस के प्रयोग और समस्त सुधार के बाद भी यदि हम बात करें तो उसकी दृष्टि क्षमता जो है 3/60 मीटर या 10/200 फीट स्नेलन से अधिक नहीं होती। स्नेलन में आप ये याद रखना, मीटर में ये याद रखना। और दृष्टि क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 10 डिग्री या उससे भी कम खराब हो दोस्तों, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? दृष्टिहीनता की। नेक्स्ट देखिए, अगली आती है अल्प दृष्टि। फिर लो विजन क्या होता है? लो विजन और पूर्ण ब्लाइंडनेस में क्या अंतर है? अभिप्राय उन व्यक्तियों से जिनकी दृष्टि क्रियाशीलता में उपचार या सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दृष्टि दोष होता है, किंतु वे सहायक उपकरणों के साथ जो है कार्य करने या उसकी योजना बनाने के लिए दृष्टि का प्रयोग करते हैं, अथवा इसमें संभावना है कि दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे। इनकी दृष्टि क्षमता की यदि हम बात करें तो 6/18 मीटर या 20 से 70 फीट स्नेलन या दृष्टि क्षेत्र
20 से 30 डिग्री का होता है। यानी जो पूर्ण ब्लाइंड होते हैं और इनमें यही डिफरेंस होता है कि यदि इनका उपचार किया जाए तो संभावना है कि वे भविष्य में दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक उपकरणों के माध्यम से चश्मा लग जाए व्यक्ति के, कम दिखाई देता हो, लेकिन उनको दिखाई देगा तो वो अल्प दृष्टि में आएगा। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा तो वो दृष्टिबाधित पूर्ण रूप से आएगा। नेक्स्ट हम बात करें श्रवण बाधा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता। श्रवण बाधा उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति की श्रवण क्षमता की यदि हम बात करें तो दोनों कानों में या बेहतर कान में 7 डेसिबल, डेसिबल कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डीबी, डेसिबल जो है उसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। जो श्रवण क्षमता हम मापते हैं वो किस में मापते हैं तो डेसिबल में। तो 60 डेसिबल दोस्तों यहाँ पे, या उससे भी कम अधिक का जो दोष होता है, उससे अधिक का सॉरी, तो उस व्यक्ति को श्रवण बाधा की जो है कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद में आता है मेंटल रिटार्डेशन, यानी मानसिक मंदता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आप लोग कमेंट करना कि जो आईडी है वो नाम एमआर का जो है कब चेंज करके आईडी किया गया, किस तारीख को, किस सन में जो है किया गया। ये ऑलरेडी मैं एक पीछे की क्लास है मेरे चैनल पे, उस पे बता दिया है मैंने, फिर भी आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताना किस किस को पता है, फिर मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो मानसिक मंदता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसमें चिंतन क्षमता अपूर्ण विकास की अवस्था से प्रभावित हो, यह विशेष रूप से बुद्धि के असामान्यता द्वारा परिलक्षित होता है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि कोई बच्चा है 15 साल का है लेकिन उसका मस्तिष्क जो है एक 7 साल के बच्चे की तरह कार्य करता है, तो वही स्थिति मानसिक मंदता है। लेकिन ये परिभाषाएं जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार बताई हुई है, तो आपको एज इट इज ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। आप उसमें वो भाषा नहीं लिख सकते। यदि थ्योरी क्वेश्चन में पूछता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो है आईडी की परिभाषा लिखो, तो आपको यही लिखनी पड़ेगी। आगे देखिए, मानसिक रोग की यदि हम बात करते हैं, मेंटल इलनेस की, मानसिक रोग या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित तो वह मानसिक रोगी कहलाता है। इसके विचार और व्यवहार जो है सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट रूप से भिन्न प्रदर्शित होते हैं। किसी व्यक्ति को दिमाग की बीमारी है, दिमाग कम काम करता है, इसको हम दवाइयों की सहायता से पूर्ण रूप से जो है ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल पर्सन होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, और एक जो है मानसिक रोग से ग्रसित होगा, तो उन दोनों के व्यवहार में जो है काफी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। फिर अगला है गत्यात्मक निशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलन निशक्तता भी बोलते हैं इसे। चलन निशक्तता से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी समस्या, निशक्तता अभिप्रेरित है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्कीय घात हो। प्रमस्तिष्कीय घात यानी किसी प्रकार का लकवा हो, किसी प्रकार की चोट हो, किसी के एक हाथ कट गया हो, किसी के पैर, तो वो चलन निशक्तता में आएगा। उसके हाथ पैर कार्य नहीं करेंगे, वो व्यक्ति चल फिर नहीं पाएगा। हाथों से पकड़ना जो है कार्य करता है, पेन पकड़ना हो गया या खाना खाना हो गया, किसी के हाथ नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा, तो वो चलन निशक्तता की कैटेगरी में उसको काउंट किया जाएगा। आगे यदि हम बात करें कुष्ठ रोग मुक्त की, तो ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका हो किंतु बाद में भी निशक्तता या किसी प्रकार की जो है विकृति अथवा अक्षमता शेष हो, तो वो व्यक्ति जो है कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग व्यक्ति माना जाएगा। हाथ, पैर, नेत्र, पलक में संवेदना की जो है कमी हो, यानी आप उसके हाथ पैर में यदि किसी प्रकार पिन चुभो दो, सुई चुभो दो कोई, तो संवेदना की कमी, यानी उसको मालूम ही नहीं लगेगा कि आपने उसको पिन चुभोई है। किसी भी प्रकार की संवेदना उसके मस्तिष्क तक जो है पहुंचेगी नहीं।
नेत्र में और पलक में भी ठीक इसी प्रकार की संवेदना की कमी देखने को मिलेगी। शारीरिक दुर्बलता जो है इन व्यक्तियों में देखने को मिलती है। अधिक थकावट से ग्रसित देखने को मिलते हैं। गंभीर शारीरिक निशक्तता वृद्धा अवस्था से जो है प्रभावित होती है। आगे देखिए, स्वलीनता। स्वलीनता मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बच्चा या व्यक्ति अपने आप में ही खोए रहते हैं। कई बार कुछ बच्चों को आपने क्लासरूम में देखा होगा कि वो अपने आप में ही टीचर पढ़ा रहा है लेकिन उसका ध्यान नहीं है, वो अपनी बुक में देख रहा है या किसी भी ख्याल में खोया हुआ है, उसका किसी भी तरफ जो है कोई ध्यान नहीं है, तो वो बच्चा क्या है, स्वलीनता से जो है ग्रसित है। व्यक्ति को किसी भी कार्य पर जो है ध्यान केंद्रित करने में उसको कठिनाई होती है। यदि क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो वो उस पर एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपनी ही धुन में जो है खोया रहेगा, लेकिन वहां पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको कठिनाई होती है। ऑटिज्म वाले को अन्य लोगों से घुल मिलकर रहने में भी जो है उनको कठिनाई होती है। बहुविकलांगता की बात करें, मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक ही समय में यदि हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक विकलांगताओं या अक्षमताओं का होना, जैसे मानसिक मंदता, मानसिक रोग, श्रवण निशक्तता, दृष्टि निशक्तता, गत्यात्मक निशक्तता, कुष्ठ रोग आदि। कुष्ठ रोग आदि की हम बात करें, कोई भी 2 डिसेबिलिटी ले लो, 2 या 2 से अधिक होती है तो वो बहुविकलांगता में ही जो है काउंट होगी। आगे बात करते हैं हम बोनापन, ड्वार्फिज्म की। तो वंशानुगत कारण यानी आनुवंशिक कारणों से या किसी भी दुर्घटना से भी हो सकती है, जन्म के बाद भी। तो उस स्थिति में क्या है, किसी के आनुवंशिक है कि आनुवंशिक मतलब किसी के जैसे माता पिता की लंबाई कम है तो जाहिर है कि उनके बच्चों की भी जो लंबाई है वो कम ही देखने को मिलेगी। तो ये ज्यादातर आनुवंशिक ही हमें देखने को मिलता है जो बोनापन है। तो इसको भी जो है RPWD एक्ट के अनुसार 21 डिसेबिलिटीज में जोड़ा गया है। तो 21 डिसेबिलिटीज के लिए इसमें कितनी जो है सेंटीमीटर की लंबाई और फुट में कितनी बताई गई है वो आप लोग देखें। 20 वर्ष का यदि कोई लड़का है, 20 वर्ष की आयु के पश्चात यदि उसकी लंबाई 147 सेंटीमीटर या 4 फुट 10 इंच से कम रहती है तो उसे जो है बोनापन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बौद्धिक अक्षमता की यदि हम बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों को बौद्धिक अक्षमता श्रेणी से पहचाना जाता है। बच्चे के जन्म होते ही तुरंत न रोना, बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से हो रहा है। ये फिर वही हो गया दोस्तों कि मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे मानसिक रोग वाला, ये यहाँ पे मानसिक रोग था। मैंने आप लोगों को 1 मिनट, ये यहाँ पे दोस्तों जो मानसिक मंदता मैंने पढ़ाई है ये कोई सी इनमें से डिसेबिलिटी शायद एक रह गई है, ये 2 बार जो है काउंट हो गई है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है मैं फिर बता रही हूँ, वही जो है मेंटल रिटार्डेशन है, मैंने अभी ध्यान दिया है। ये मानसिक मंदता, ये देखिए आप यहाँ पे, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों को बौद्धिक अक्षमता श्रेणी से जो है पहचाना जाता है। इनके क्या लक्षण है कि बच्चे जन्म होते ही तुरंत रोते नहीं है। ऐसे बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में जो है धीमी गति से होता है। शैक्षणिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बैठना, बोलना, खाना इत्यादि जो है ये सभी कार्य जो है ये नॉर्मल बच्चों की तुलना में धीरे सीखते हैं। किसी भी कार्य की कुशलता में इनमें कमी होती है। गहरी सीखना, बहुत अधिक समझाने पर जो है ये समझ नहीं पाते किसी चीज को। अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्य को कुशलता से नहीं कर पाना, कि जैसे 15 साल का बच्चा है तो उसे 15 साल के बच्चे की तरह कार्य करना चाहिए, लेकिन वो जो है 7 साल के बच्चे के अनुसार ही कार्य कर पा रहा है। 15 साल अपनी एज के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाते।
आगे यदि हम देखें तो भाषा का सही प्रयोग जो है नहीं कर पाते, पढ़ाई में भी ये ऐसे बच्चे जो हैं काफ़ी पीछे रहते हैं। अपनी उम्र के जो अन्य बच्चों के साथ हैं घुल मिल नहीं पाते, अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों की तरह जो है ये व्यवहार करते हैं, दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता देना, और ये जो कंटेंट क्वालिटी है आप लोगों को कैसी लगी वो भी बता देना, ठीक है। आगे देखिए, समझ में ना आए तो आप लोग बोल देना। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो एक बार फिर बोल रही हूँ, टेलीग्राम चैनल से जो है आप जुड़ जाना। प्रमस्तिष्क के आघात की यदि हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी की, तो एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक विलियम लिटिल ने 1860 ईस्वी में बच्चों में पाई जाने वाली असामान्यता से संबंधित चिकित्सा की चर्चा जो है की थी दोस्तों। तो जिसमें हाथ पांव की मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सेरेब्रल पॉल्सी जो है मैंने ऑलरेडी इसका भी जो है वीडियो बना दिया था, फटा दिया था अपने चैनल पे, फिर भी आप लोग समझ लीजिए थोड़ी सी डिटेल में कि सेरेब्रल पॉल्सी होती क्या है। इसको दोस्तों जो है हम मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं। किसी भी हाथ में लकवा जाना, किसी भी हेमिप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, बहुत टाइप का जो है होता है। आपको यदि डिटेल में क्लास देखनी है तो उसमें देख लेना। यहाँ पे बात हो रही है कि हाथ पांव की जो है मांसपेशियों में कड़ापन पाया जाता है। ऐसे बच्चों को वस्तु पकड़ने चलने में कठिनाई होती है, जिसे लंबे समय तक जो है लिटिल्स रोग के नाम से जाना गया था, लेकिन अभी इसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सेरेब्रल पॉल्सी सीपी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगली डिसेबिलिटी देखिए, अगली कौन सी है। अगली की यदि हम बात करें तो वो है पेशीय अपविकास मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इसमें जो है परगामी पेशीय क्षय होता है। इसके लक्षण क्या है, संतुलन खराब होता है जिस व्यक्ति को यह डिसेबिलिटी होती है, लगातार गिरते रहना, चलने में कठिनाई, बतख की तरह चलना, पिंडली विकास, गतिशीलता का सीमितपन, श्रम में जो है कठिनाई, झुकी हुई पलकें होती है, जन्मजात समस्या है ये, मलाशय पर नियंत्रण में कमी, पक्षाघात यानी लकवा, चलने में असमर्थता। ये लक्षण किसके हैं यदि पूछे तो पेशीय अपविकास यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के। आगे देखिए, नेक्स्ट है तंत्रिका संबंधी समस्या, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की यदि हम बात करें कि जो तंत्रिका संबंधी समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है गहरी मानसिक उत्तेजना, इम्प्लांटेशन, साइट व सिर दर्द, संक्रमण, दौरे पर अस्थायी दर्द और सूजन का कारण बन सकती है, भ्रम पैदा कर सकती हैं। दौरे किसको बोलते हैं, यहाँ पे दौरे होते हैं मिर्गी दोस्तों, जो आप लोग ये तो जानते होंगे, ये बहुत लोगों को नॉर्मली गांव में भी होती है, वैसे तो सभी जगह होती है, गांव में क्या स्पेसिफिक जगह नहीं है इसके लिए, लेकिन किसी को यदि आपने कभी अपने आस पड़ोस में या देखा हो तो दौरे आते हैं, तो व्यक्ति को जो है कुछ होश नहीं रहता, वो कहीं भी जहाँ पे आता है वहीं पे गिर पड़ता है, मिर्गी बोलते हैं जिसे। फिर अगली है विशिष्ट सीखने की अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की यदि हम यहाँ पे बात करें तो विशिष्ट सीखने की अक्षमता की समस्याएं कौन कौन सी हैं। बच्चों को यहाँ पे इस डिसेबिलिटी में यदि हम बात करें तो ध्यान केंद्रित करने में जो है बहुत कठिनाई होती है, संवेगात्मक अक्षमता और सामाजिक समस्याएं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ जो है तालमेल बनाने में कठिनाई होती है, इन बच्चों को दूसरों के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई होती है, बच्चे के लेखन कौशल के आधारभूत सिद्धांतों को नहीं सीख पाते, इन बच्चों का जो है बौद्धिक स्तर दूसरे बच्चों की तुलना में औसत रूप से कम देखने को मिलता है। मुझे पता है क्लास जो है थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्लास बहुत हेल्पफुल है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप कहीं से पेड कोर्स लेके भी, पैसे देके भी कोर्स परचेज करते हैं
तो भी मुझे नहीं लगता आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी डिटेल में टॉपिक वाइज जो है समझाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ श्रेणियां लिख रखी थी, लेकिन आगे एक और पॉइंट है क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी होता है कि उसमें सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज को रखा जाता है, तो वो भी टॉपिक आपका एक तरह से यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्लास को जो है पूरी देखना, 21 डिसेबिलिटीज लास्ट तक समझें, ठीक है। थैलेसीमिया की यदि हम बात करें तो इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में जो है अड़चन हो जाती है, जिसके कारण रक्त अल्पता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चों के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है। थैलेसीमिया में जो क्या है रक्त की कमी, और इससे कारण उसे बार बार जो है भारी जो है रक्त चढ़ाने की आवश्यकता, यानी खून की कमी जो है इसमें हमें देखने को मिलती है। पैतृक रक्तस्राव यानी हीमोफीलिया की बात करें तो इस बीमारी के लक्षण शरीर में नीले पीले निशान का बनना, नाक से खून बहना, आंख के अंदर का खून निकलना तथा जोड़ों की सूजन इत्यादि जो है देखने को मिलती है। सिकल सेल डिजीज की यदि हम बात करें, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि शाही रोग से किसे जाना जाता है। शाही रोग की यदि हम बात करें तो वो हीमोफीलिया को जो है शाही रोग से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके पीछे भी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, फिर देखना आप कभी, या तो मैंने एक क्लास शायद इसके ऊपर अपलोड की है या नहीं की, आगे कर दूंगी। सिकल सेल रोग की यदि हम बात करें तो यह जो है आनुवांशिक विकार में आता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं माता पिता से अपनी संतान में होते हैं, उनको आनुवांशिक रोग की कैटेगरी में रखा जाता है। जो ऐसी लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा चरितार्थ होता है, यह क्रिया कोशिकाओं के लचीलेपन को जो है घटाती है, जिससे विभिन्न जटिलताओं का जोखिम उभरता है। यह हंसिया निर्माण जो हमारी दराती हंसिया होती है, जिससे हम कृषि कार्य करते हैं दोस्तों, फसल काटते हैं, उसके प्रकार की जो है हमारी कोशिकाएं की आकृति जो है हो जाती है। इसमें जीवन, यदि हम बात करें जीवन प्रत्याशा की कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल डिजीज होती है उसके जो है जीने के चांसेस कितने कम होते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं की जो औसत जीवन प्रत्याशा 48 और पुरुषों की बात करें तो औसत 42 जिनके सिकल सेल डिजीज होती है। अगला है एसिड हमले का शिकार। एसिड हमले के शिकार की यदि हम बात करें तो एसिड अटैक विक्टिम मीन्स ए पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू वायलेंट असोल्ट बाय थ्रोविंग ऑफ एसिड और सिमिलर क्रोसिव सब्सटेंस, यानी किसी भी व्यक्ति पर जो है एसिड जो है डाल दिया जाता है किसी भी कारण से। आप लोगों को पता है किसी भी आजकल जो है, वैसे एसिड गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी जो है बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। वो नहीं, एक बार भी वो ये लोग जो हैं ये नहीं सोचते कि उसको कितनी कठिनाई होगी यदि वो बच भी गया। बचते हैं ज़्यादातर मामलों में, चेहरा जल जाता है, तो उनको जीने में कितनी कठिनाइयों का, समाज से, परिवार से कितनी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। सिर्फ किसी के एक स्वार्थ के कारण हमें कभी भी किसी के साथ जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एसिड, इसके लिए जो छपाक मूवी बनी आप उसका उदाहरण देख सकते हैं, वो एसिड अटैक विक्टिम की है। अगली डिजीज देखिए, अगली डिजीज की हम बात करें तो वो है पार्किंसंस रोग। आरंभ अवस्था, आरंभ में आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रोग होता है, यानी धीरे धीरे होता है, ये धीरे धीरे फैलता है, पता भी नहीं चलता कि कब लक्षण शुरू हो गए इसके, और अनेक सप्ताह और महीनों के बाद जब लक्षणों की तीव्रता बढ़ जाती है तब एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर जब हिस्ट्री पूरे देखते हैं तब मरीज और घर वाले मुड़कर पीछे देखते हैं, कभी कभी किसी विशिष्ट घटना से इन लक्षणों का जो है आरंभ देखा जाता है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो,
चोट, बुखार आदि से संयोगवश होता है, अतः तत्कालीन घटना के मरीज को जो है पार्किंसंस के लक्षण से पता चल जाता है। आगे देखिए लास्ट डिसेबिलिटी, ये 20 है दोस्तों, एक कोई सी मेरे से मिस हो गई, वो मैं आप लोग देख लेना कौन सी जो रहेगी, आप कमेंट करके बता देना, मैं आगे ऐड कर लूँगी या मैं देख लूँगी, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो देखा था, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताई थी कि 4 डिसेबिलिटी आती हैं। 4 डिसेबिलिटी कौन कौन सी आती है इसके अंतर्गत आती है? स्वलीनता, परम मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता यानी आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। जो 4 डिसेबिलिटीज हैं वो एनटीए के अंतर्गत आती हैं। इसमें से भी एमसीक्यू डायरेक्ट बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आती है, कौन सी नहीं आती, ऐसे। एनटीए के अनुसार यदि हम आईडी की परिभाषा की बात करें तो वो है, यह ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जो है मस्तिष्क बाधित एवं मानसिक विकास अपूर्ण हो, जिसके परिणाम का बौद्धिक स्तर सामान्य से कम होता है इन बच्चों का। बहुविकलांगता, एक से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को जो है बहुविकलांगता की कैटेगरी में रखा जाता है। किसी व्यक्ति में एक साथ मानसिक मंदता के साथ श्रवण विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता इत्यादि, ये थे इसके एग्जाम्पल। आज की क्लास यहीं एंड होती है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके इतनी लंबी चौड़ी क्लास जो है बना के ला रही हूँ, तो आप लोगों का फर्ज बनता है शेयर करो, ताकि आप लोगों को जो है पर्टिकुलर क्लासेस तभी मिल पाएगी। आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यदि मैं बना रही हूँ और कुछ लोग ही देख रहे हैं या देख ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्यों कंटेंट बनाऊंगी। लेकिन यदि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, मैं जो है पूरा कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।